अस्सलाम वालेकुम। टेक टीवी में खुशामदीद इन कॉन्वर्सेशन विद राहील अख्तर। मैं हूं राहील और यहाँ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन लोगों से जो अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में या अपने जो काम वो कर रहे हैं वहाँ पर उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो उनके पीछे आने वाले लोग हैं उनके लिए एक मशले राह हैं। पाकिस्तान में कारोबार करना, पाकिस्तान में कारोबार को शुरू करना एक मुश्किल मरहला समझा जाता है और शायद यही वजह है कि इसी मुश्किल माहौल में जब कोई कारोबार शुरू हो जाता है और वो चल पड़ता है या वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी जो वक़्त, उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में आज भी जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनकी शिकायत यही है कि पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। इन तमाम चैलेंजेस के होते हुए ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने कारोबार का ना सिर्फ आगाज़ किया बल्कि इंतहाई कामयाबी के साथ उसको इंटरनेशनली रिकगनाइज भी करवाया। आज मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को बहुत इफेक्टिवली और बड़े एग्रेसिवली इस्तेमाल करते हैं। टेलीमार्ट वाला के नाम से जाने जाते हैं और जो लोग, जो उनके दोस्त या जो लोग उनको जानते हैं वो जानते हैं कि जी अहमद रऊफ ईसा साहब जो कि टेलीमार्ट के पीछे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो गुफ्तगू से पहले मैं जानना चाहूँगा, ये फेसबुक जो आप इस्तेमाल करते हैं अपना इतने पर्सनल लेवल पे जाके, हालांकि सब जानते हैं टेलीमार्ट के पीछे अहमद रऊफ ईसा है, ये सोच समझ के करते हैं, इसके पीछे कोई प्लानिंग है या बस वहाँ पर आप एक अपना शौक पूरा करते हैं? ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप एज अ ब्रांड काम कर रहे हैं तो लोगों को पता होना चाहिए ब्रांड के पीछे कौन है। हाँ। तो ये नॉर्मली आपने देखा होगा कंपनी लैक करती हैं कि आपको नहीं पता बहुत सारे बिजनेस हैं उनके पीछे कौन लोग हैं, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, वो किस तरह के हैं, फ्रेंडली हैं या एरोगेंट हैं या सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करते हैं, उनके पॉलिटिकल यूज़ क्या है, उनकी दूसरी चीज़ें क्या है। तो इसलिए मेरा था कि यार थोड़ा सा मेरी हमेशा से आदत है बहुत दोस्ती यार वाले, तो हमेशा से होता है कि यार दोस्तियाँ यारियाँ हों, इंसान थोड़ा मस्ती मजाक करता है क्योंकि आप काम ही करते रहेंगे सारी जिंदगी। हाँ। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में गए तो वो पर्सनल लाइफ के लिए मैंने एक जो है ना पर्सनल स्पेस बनाई हुई है कि सोशल मीडिया पे सारी चीजें लगाते हैं, मस्ती मजाक भी करते हैं, स्नैपचैट भी यूज करते हैं, सब करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो जो पर्सनल लाइफ है अहमद रऊफ ईसा की, कहाँ से शुरू हुआ? स्टूडेंट लाइफ क्या थी? कहाँ पढ़ाई हुई? जॉब्स की या पहले कोई कोई फेल कारोबार किया फिर यहाँ पर आए? कुछ बताएंगे मुख्तसर के बारे में? यार मैंने जो है वो अपनी पहले स्कूलिंग जो है वो बहरिया से की, उसके बाद मैं कॉमिक्स कॉलेज गया और वहाँ से मैंने वो कॉमर्स में एंटर किया। उसके बाद मैं CBM चला गया, बैचलर्स और मास्टर्स मैंने अपना CBM से किया। ओके। और बैचलर्स के दौरान ही 2012 में मतलब स्टार्ट हुआ था मेरा बैचलर्स, सेकेंड ईयर था मेरा। तो उसमें हुआ ये कि मेरे फादर का जो एक बिजनेस था, चलता फिरता बिजनेस, बहुत बड़ी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मेरे फादर चेयरमैन थे। तो मेरे फादर को वैसे लोग कंसिडर करते हैं एज अ पायनियर ऑफ द मोबाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, द मोबाइल इंडस्ट्री। अच्छा। तो उन्होंने फोन्स का आगाज किया पाकिस्तान में। तो 1990 से काम कर, मेरी पैदाइश से भी एक साल पहले से काम कर रहे हैं वो ना फोन्स का। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वो पार्टनरशिप फर्म हो गई थी, मेरे पार्टनर बहुत सारे पार्टनर्स भी इनटेक किए। अब वो पार्टनर्स ने उस बिजनेस को पूरा हाईजैक किया। फिर जो पार्टनरशिप में आपको पता है चीज़ें होती हैं, हम लोग कोर्ट गए, चीज़ें हुई। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, मैं या तो इंसान बोलेगा फादर को यार मैं चिल मार रहा हूँ CBM में, मैं नहीं करूँगा काम, आप वापस से करो जीरो से स्टार्ट। दूसरा तरीका होता है कि ऐसी बात है, जवान लोग हैं, हम बोले स्टेप इन करें, बोले यार कि चलो नया खून आएगा कारोबार में, कुछ अच्छा करेंगे। तो उस टाइम मैंने जो है वो स्टेप इन किया। तो हम सोच रहे थे हम क्या काम करें, फादर का काम मोबाइल्स का ही था हमेशा से, मोबाइल टैबलेट्स का भी। तो हमने मोबाइल की वजह से होलसेल स्टार्ट की। लेकिन आपको पता है CBM वाले बच्चों को मोबाइल का होलसेल जो है ना वो सेंस नहीं बनाता कि यार हम सदर में बैठ के होलसेल करेंगे, अब ये हो गया। तो उसमें फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखना शुरू की कि हम बहुत एज अ होलसेलर जब हम काम कर रहे थे तो उस टाइम के जो बड़े ई-कॉमर्स प्लेयर्स थे हम उनके वेंडर थे। हम उनको भी स्टडी कर रहे थे कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। सही। तो मुझे जो दिख रहा था ना, नॉर्मली अब मैं बाहर से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था उस टाइम भी, तो मैं अली एक्सप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहा हूँ, अमेजोन यूज़ कर रहा हूँ, सूप यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जब मैं यूज़ कर रहा था एज ए कस्टमर, उसके बाद जब पाकिस्तानी ई-कॉमर्स लैंडस्केप को देख रहा था, मैंने कहा वहाँ पे कंपनियां चल रही हैं या दुकानें चल रही हैं ऑनलाइन। तो वो और लिटरली यही कॉन्सेप्ट है, ना ब्रांडिंग हो रही है ना कुछ भी। और फेसबुक पेज पे भी क्या लग रहा है, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, बस ये चल रहा था। ठीक, और ना कोई इनका CSR दिख रहा है, ना मार्केटिंग अच्छी सी कोई दिख रही है, ना कोई क्रिएटिव आर्टवर्क्स दिख रहे हैं, ना वीडियोस दिख रही हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं। वो दुकान जो रिटेल कर रहे थे बस वो ऑनलाइन चला रहे हैं। तो हमने बोला यार हम स्टेप इन करते हैं एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि हमारे लिए एक डिफरेंट चीज़ ये थी कि हम होलसेल से, मोबाइल से हम बिल्कुल एक अलग डोमेन में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें स्टेप इन किया। मेरा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे अपनी लगती है वो है कि मैं रिसर्च बहुत करता हूँ। सही, और मैं चीज़ों को लर्न करना कोशिश करता हूँ कि मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, सब मुझे आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। ठीक, और शौक है सीखने का। तो वो चीज़ जो है फिर हमें ड्राइव की कि मैंने हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो
कोई टीम हमें मिल नहीं रही थी, अच्छे लोग नहीं मिले, ई कॉमर्स वैसे ही बहुत छोटा था, 2014 की बात कर रहा हूँ। तो जब हम 2013 से प्लान कर रहे थे, फिर 14 में हमने लॉन्च किया, तो लोग नहीं मिल रहे थे, अच्छी टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही थी आपको। जो बंदा मिल रहा था वेब डेवलपर मिल रहा है, वो कोई कहता है वर्डप्रेस बना लो, कोई कहता है ओपन कर, तो वो एक बड़ा इनिशियल हमारा क्रूशियल फेज था। उसके बाद टेलीमार्ट हमने स्टार्ट की, और 2014 से लेके जब हमने ऐसा ऐसा मेहनत की, माशाल्लाह लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, और उतनी छोटी इंडस्ट्री हो, छोटा कस्टमर बेस हो, उसमें पेनिट्रेट करना विद अ यूनिक प्रोपोजिशन, वो एक चैलेंज होता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंशिएशन अपने अंदर ले आए हम लोग, तो उसके बाद जाके हम अच्छा पेनिट्रेट करते। फिर 2016 ऑनवर्ड्स माशाल्लाह कुछ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुई। पाकिस्तानी लैंडस्केप आपने खुद बताया, ई कॉमर्स का उस वक्त इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो रहा था, कंज्यूमर मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी, उसके होते हुए पाकिस्तान में कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद थे। उस माहौल में क्या मेजर चैलेंजेस क्या फेस किया और उनको ओवरकम कैसे किया, एक तो कंपटीशन को और दूसरा जो मार्केट सेगमेंट था उसको? देखिए, मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट है कि आप अगर किसी भी प्लेयर को रेप्लिकेट करने जा रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग प्लेयर है, तो आपके लिए चैलेंज बहुत बड़ा होगा। सही है, अगर मैं उस टाइम जैसे केमू था, दराज उस टाइम फैशन ओरिएंटेड था पूरा, तो केमू इलेक्ट्रॉनिक्स और ये चीज़ें बेचता था, लेकिन वो भी लो एंड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेचता था। तो अगर मैं उस सेक्शन में जाता जो इनका है, जिस डोमेन में ये लोग बैठे हैं, तो मेरे लिए कंपटीशन टफ होता। तो मुझे शायद फिर जीता उसमें वो है, जब रेप्लिकेट आप मॉडल करें ना, फिर उसमें वो जीता जिसका पैसा ज़्यादा था। बिल्कुल सही है, ये गेम हो जाती है। हमारे केस में ये था, मैंने बोला हम अपने आप को यूनिक कर दें। हमने जो यूनिक पूरा गेम सेट बनाया, मैं उसको गेम सेट कहता हूँ, बिजनेस मॉडल नहीं कहता। तो सबसे पहले हमने एक बिजनेस मॉडल में डिफरेंशिएशन क्या की कि हम सिर्फ एक ई कॉमर्स प्लेयर नहीं बने, हमने रिटेल भी रखा अपना साथ, हमने होलसेल रखा, हमने कॉर्पोरेट रखा, ऑफलाइन भी। तो हम लोग ऑफलाइन का इसलिए क्योंकि आज मैं 5 साल बाद लॉन्च के बैठा हूँ आपके साथ, 5.5 साल बाद, और आज भी मैंने आपको बोला कि 1% जो है वो सिर्फ ई कॉमर्स है पाकिस्तान में, 99% रिटेल आज भी हो रहा है, फिजिकल रिटेल स्टोर्स में लोग जा रहे हैं। तो वाई नॉट कि हम ऐसा बिजनेस मॉडल हो जाए जो वहां पे भी कस्टमर्स को केटर कर रहा हो, ताकि वो ऑटोमेटिक एंड पे वहां पे भी ट्रस्ट बिल्डअप करेगा, और वो कस्टमर्स को मैं ड्रैग करके ऑनलाइन ला सकता हूँ जो मुझ पे रिटेल पे ट्रस्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने बिजनेस मॉडल पहले अलग किया। उसके बाद सेकंड सेक्शन में हम लोगों ने बोला यार पाकिस्तान में अब जो लोग बेच रहे हैं, अब लोकल सेलर्स हैं, मैं सारे सेलर्स को जानता हूँ, ऐसी बात है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स से और फोन से रहे, तो हमें पूरा सब पता था कि मार्केट में क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, कौन अच्छे सेलर्स हैं, वो हमें भी जानते थे, मेरे फादर को जानते थे। तो हम लोगों ने बोला यार एक तो ये कि लोकल सेलर्स का प्रोडक्ट बेचें, एक हमारी हमेशा से एक कोर हमने वो रखा हुआ है बेस हमारी कंपनी की, जो बेचेंगे ब्रांडेड होगा, नया होगा, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, भले वो चाइना के किसी ब्रांड का हम नहीं बेचते वो। ये तो हमारे लिए इतना हमने क्राइटेरिया हमारा स्ट्रॉन्ग है हमेशा से। फिर हम लोगों ने एक तो प्रोडक्ट लेवल पे काम किया कि यार लोकल सेलर्स का होना चाहिए। फिर हम लोगों ने बोला यार हम इंटरनेशनल सेलर्स को ऑनबोर्ड लेते हैं, क्योंकि जैसे मतलब फोन्स का काम कर रहे थे, दुबई में हमारे रूट्स थे, ठीक है, तो हम लोगों ने दुबई में इंटरनेशनली हमारे लड़के रखे जो वहाँ पे अभी भी आज भी रोज काम करते हैं, और वहाँ पे इंटरनेशनल सेलर्स को ऑनबोर्ड लिया, तो हमारे पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आ गए। तो वी हैव प्रोडक्ट्स लाइक मतलब ब्रांड्स लाइक फरारी, BMW, बीट्स, जाब्रा, बोस, मार्शल, सही है, वो बेंटले, ये सारे प्रीमियम ब्रांड्स। और अभी जो हम प्रीमियम ब्रांड्स की लिस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, गुची, अरमानी, प्राडा, LV और वर्साचे, ये सारे प्रीमियम ब्रांड्स पाकिस्तान में एक्सक्लूसिवली हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रीमियम कैटेगरी को टच किया, तो लोकल सेलर्स, इंटरनेशनल सेलर्स पे इंटरनेशनल ब्रांड और प्रोडक्ट्स आ गए। उसके बाद हमने एक यूनिकनेस एक और लाया हमारे प्रोडक्ट रेंज में, वो था गोल्ड प्लेटेड प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो अब वो क्या था, हम लोगों ने पहली दफा जब आईफोन 5 इसका तो मार्केट सेगमेंट भी मुख्तलिफ हो गया ना, फिर बिल्कुल एक एलीट क्लास को टारगेट। तो हम लोग देखें हमारा जो टारगेट ऑडियंस हमेशा से रही है ना, आपने अगर टेलीमार्ट को कभी किसी ने फॉलो किया हो तो उसको देखता है, मेरी प्रोफाइल भी आप फॉलो करेंगे, बड़ा एलीट हम एक फील देते हैं आपको हमेशा ना। तो हम लोगों ने गोल्ड प्लेटेड सेक्शन को जब टारगेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फोन से हमने स्टार्ट किया, करते करते हमारे पास 650 प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास मैकबुक्स हैं, घड़ियां हैं, हर चीज़ हम गोल्ड की बनाते हैं। ये हर चीज़ गोल्ड प्लेटेड। पाकिस्तान में हम एक्सक्लूसिव हम ही ये काम करते हैं, और इंटरनेशनली भी अगर आप टॉप 3 रीसेलर्स देखें दुनिया के, तो उसमें टेलीमार्ट का नाम आता है। तो हमने गोल्ड की चीजें बनाना शुरू, ये हमारे लिए वो था एक सेक्शन जो आईबॉल्स लेके आया हमारी तरफ, लोगों ने देखना शुरू किया ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में क्या हरकतें कर रहे हैं ना, वो वाली एक फील था। और कराची में बैठ के गोल्ड की चीजें बना रहे लोग, तो हम लोगों ने वो वाला सेक्शन टारगेट किया, तो हमें फायदा उससे भी मिला। तो जब ये आईबॉल्स मूव हुई आपकी तरफ, तो फिर उसके बाद आपको कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रिकॉग्नाइज करना शुरू किया गया, और वो लिस्ट स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आपने कुछ इंटरनेशनल कंपटीशन जज भी किए, जहां बिजनेस के कंपटीशन में जाके आपने जज किया, वो भी ज़रूर बताएं, मुझे ये भी बताएं कि कौन कौन से तक अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करें, कितना मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान के इस माहौल में कारोबार करना और उसको इस स्टेज पे लेकर जाना, और उसके बाद उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना। देखिए किसी भी मुल्क में मैं कहता हूँ कारोबार मुश्किल नहीं होता अगर आप अनोखे हो, सही है। हमारे इंडस्ट्री में ई कॉमर्स में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं,
और वो कहीं भी नहीं है, सही है। उसका रीज़न क्या है, वो किसी ऐसे प्लेयर को रेप्लिकेट करने जा रहे थे जिसके पास इतना पैसा है कि आप उसे लड़ नहीं सकते, सही। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आता है। आप किसी अब पाकिस्तान में कारोबार इस वक्त शायद मुश्किल लोगों को लग रहा है, उसका मसला ये कि इकोनॉमी बिल्कुल टर्न डाउन हो गई है, ठीक है। आप इकोनॉमी को देखें, इंटरनेशनली भी लोग यही कह रहे हैं, हम भी यही कहते हैं कि इकोनॉमी आपकी नीचे आई है और ठीक ठाक आई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप हम तो वी कैन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट कि यार वापस इकोनॉमी उठ सकती है, लेकिन अभी आप देखें तो हमने बहुत सारी चीज़ें प्रपोज की हैं। अब जाके 5-5.5 साल हो गए हमें तो, और अब जाके ई कॉमर्स पॉलिसी पहली दफा गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है कि ई कॉमर्स कोई चीज़ होती है, सुनने में आया कुछ पॉलिसी बन रही है, तो वो पॉलिसी आई, तो उसमें भी हम 4-5 प्लेयर्स थे जिन्होंने असिस्ट किया गवर्नमेंट को, उसमें टेलीमार्ट भी शामिल था। तो हम लोगों ने अब वो यही है कि कितनी चीज़ें वो हमसे समझना नहीं चाहते, गवर्नमेंट आपकी टेक्नोलॉजी को समझती नहीं, वो जानती नहीं क्या होता है, ई कॉमर्स क्या है उनको नहीं पता, वो इतनी सारी चीज़ों में लैग कर रहे हैं। अब आपके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन इतना मुश्किल काम है, और उसके बाद टैक्सेशन समझना, फिर टैक्स कंसल्टेंट जिस तरह के घूम रहे हैं। प्रॉब्लम ये दुनिया जहाँ में कारोबार क्यों आसान, लोग कहते हैं कि हर चीज़ बड़ी सिंपल है, तो ये आपको हर चीज़ फौरन समझ आ जाती है। लीगली करना पाकिस्तान में 200 तरह के टैक्स लगा दिए, सही है। दुबई में एक वैट लग गया, सही है, वैट भी वही काम कर रहा है। उनको अब लोगों को इतना बड़ा क्लियर पता है कि यार मैं अगर 100 रुपए खर्च करता था ना तो 105 होंगे, क्योंकि 5% फ्लैट टैक्स लगेगा मेरा हर ट्रांजैक्शन पे लगने वाला है, तो मेरे इतने ऊपर पैसे लगेंगे, जो मेरा खर्चा था उससे बड़ा सिंपल है कैलकुलेशन। पाकिस्तान में उसकी कैलकुलेशन, जो आपकी इकोनॉमी अभी रुकी हुई है ना, चोक हुई है, उसका रीजन ये ना सेलर को समझ आ रहा है, ना बायर को समझ आ रहा है, ना मैन्युफैक्चरर को समझ आ रहा है। किसी को भी टैक्स समझ नहीं आ रहा तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हम करें क्या। आपकी 95% इकोनॉमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। अब प्रॉब्लम क्या, अब हम जितने सेलर से काम करते हैं वो कहते हैं बैंक में पैसे मत देना, अब हम किस तरह काम करें, और हमारे केस में हम 100% टैक्स देते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया उसको संभालना कि यार करना और कैरी करना, कि हमने तो वेंडर्स को बोला भाई हम तो आपको पैसे देंगे, बैंक में नहीं कैश भी देंगे, लेकिन हम तो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उसको कि हमने आपको पैसे दिए भाई। तो हम वो सेलर्स भी डर रहे हैं, कितने सेलर्स हमें प्रोडक्ट नहीं दे रहे, कह रहे नहीं इनवॉइस बना देंगे, हम फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इस तरह के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो एक कियोस्क मचा देता है। अब वो कियोस्क की वजह से आपकी इकोनॉमी इतना ऊपर नीचे, और इन चीज़ों को गवर्नमेंट चाहे तो बहुत इजीली हैंडल कर नहीं। चले, उम्मीद है कि ई कॉमर्स पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हमने भी सुना है कि उस पर काम हो रहा है, वहाँ आप लोग अगर सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। इन तमाम माहौल में रहते हुए टेलीमार्ट ने जो अवार्ड्स विन किए इंटरनेशनली, जो पाकिस्तान की पहचान बना, जरा मुख्तसरन बताएंगे कौन कहाँ तक जा चुके हैं। यार मैंने जो है ना जब स्टार्ट किया तो 2016 में पहला हमें वो अवार्ड मिला, मुझे वो था CEO वर्ल्ड अवार्ड का। उसके बाद फॉरन ही जो है वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल बॉडी है, तो वर्ल्ड रिटेल अवार्ड्स भी कराते हो, तो वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस ने मुझे रिकॉग्नाइज किया है एज अ राइजिंग स्टार फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। राइजिंग स्टार का मतलब होता है वो जो भी बंदा जो डिस्ट्रप्टिव काम कर रहा है, और पाकिस्तान में कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो डिस्ट्रप्ट ही कर रहा है मार्केट को, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज़ नहीं हो रही थी ये उनके कहाँ से उठ के आ रहा है। तो वो एक के बाद एक फिर इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड भी मिला, गोल्डन ब्रिज भी मिला, दूसरे भी मिले, अभी वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिजनेस है उसने अवार्ड दिया, एक इंडियन बॉडी उसने कभी रिसेंटली अवार्ड दिया। तो वो सारे अवार्ड्स पाइल अप होते गए। इसके बाद अभी रिसेंटली 2019 में फोर्ब्स की लिस्ट में आया 13 to 30 में, और अब उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिटेल अवार्ड भी कभी जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी बात जानना चाहूँगा कि इस तरह आपने मुख्तलिफ बिजनेस कॉम्पिटिशन जज भी किए हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान से बाहर भी, तो इस तमाम मुश्किलात के होते हुए ज़ाहिर है आपने एक बिजनेस शुरू किया, 5 साल 5.5 साल में आप उसमें यहाँ तक लेके पहुँचे, मज़ीद आगे भी आपका विजन है, वो भी हम जानेंगे ज़रूर। पाकिस्तानी वो नौजवान जो एज एन एंटरप्रेन्योर इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं अपने कारोबार को करने का, या इन चैलेंजेस को ज़ाहिर है कबूल करके अपने काम को आगे बढ़ाने का, जो इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा कहना ये सिंपल है कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप उसमें यूनिक हो जाए, कुछ भी काम करें यूनिक हो जाए। इंटरनेशनली आप रिसर्च जरूर करें कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, वेस्ट वर्ल्ड में क्या हो रहा है। क्यों वेस्ट में जो चीज़ होती है वो चाइना में हो रही होती है साथ साथ, उसके बाद वो इंडिया में एंटर होती है, इंडिया के बाद वो पाकिस्तान में आती ज़रूर है। तो आप उसका टाइम फ्रेम नोट करें, उसके बाद उस मॉडल को यहाँ पे रेप्लिकेट करें, उसमें अपने प्लगइन्स डालें, उसमें अपने आप को ब्यूटीफाई करें उस मॉडल को, बिजनेस मॉडल को, और लोकलाइज फ्लेवर दे दें उसमें। इसके अलावा नियत, मेहनत, दुआ सब कहते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हुआ उस पर राजी हो जाए। अल्लाह ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोल्यूशन रखा होगा, तो हमेशा कॉम्पिटिटिव रहें। आंखें नाक कान मैं कहता हूँ ज़्यादा खुले होने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के, कि आपको पता होना चाहिए कि यार अगला क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, और कोशिश करें जो आपको कंपटीशन कर रहा है उससे कुछ हट के आप हमेशा काम करें। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी इज द की, कि पैशन, हार्ड वर्क ये सब कर लेते हैं, ये सबके लिए होता है, ठीक है। तो आप कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी पे अगर जाएंगे कि आपकी एक तरफ कमिटमेंट है और दूसरी तरफ आप लगे रहें,
आपको कभी भी आसानी से सोल्यूशन नहीं, आपको ये नहीं होगा कि आप पहले साल में ही आपने सब कुछ अचीव कर लिया। तो एंटरप्रेन्योर का काम ये कि वो दबा के बैठा रहे कि यार जब तक मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलती लंबी, मैं काम करता रहूँगा। टेलीमार्ट को कहाँ क्या विजन लेके चल रहे हैं और कहाँ अगले 5-10 साल में इसको देख रहे हैं? देखिए टेलीमार्ट का बड़ा क्लियर विजन है कि टेलीमार्ट ई कॉमर्स हमारा एक डोमेन है जिसमें हम चाहते हैं कि हाँ हम ग्रो करें, और इंटरनेशनली जिस तरह प्लेयर्स कुछ अच्छे काम कर रहे हैं फॉर ई कॉमर्स, मैं हमेशा एक बेंचमार्क सेट रखा था मैंने कि मुझे लगता है कि आपके बराबर में जो इंडिया में फ्लिपकार्ट है, तो ये एक बेंचमार्क है कि आपने बोला हमारे यहाँ करीम का हल्ला मचा, करीम इतनी बड़ी कंपनी 3 बिलियन की वैल्यूएशन थी, तो आप सोचें फ्लिपकार्ट 21.6 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है, उसको वॉलमार्ट ने आके एक्वायर किया, तो उतना बड़ा एक ई कॉमर्स प्लेयर बन जाता है। तो वो चीज़ पाकिस्तान में भी रेप्लिकेट किया चाहिए। हाँ वो ज़रूर है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 7 टाइम्स पॉपुलेशन है, लेकिन इसके बावजूद आप 7 टाइम्स नीचे के तो प्लेयर बन सकते हैं। और कभी भी आप देखिए अगर फ्लिपकार्ट है तो अमेजोन पिछले 5-6 साल से इंडिया में, अमेजोन नंबर 1 का स्लॉट चाहता है लेकिन फ्लिपकार्ट उसको लेने नहीं दे रहा। दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर एक ऐसी इंडस्ट्री में आया हुआ है जो कि वहाँ पर किंग है, मतलब अमेजोन किंग है पूरी दुनिया में कॉमर्स में, और जब वो इंडिया में एंटर हो रहा है 5-6 साल से वो सिर्फ चाह रहे हैं कि मैं फ्लिपकार्ट, तो लोकल प्लेयर्स हमेशा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, तो वो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम एज अ लोकल प्लेयर इमर्ज करें पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें बहुत अच्छा ग्रो किया है, तो हम चाहते हैं वही हमारी ग्रोथ रहे। प्लस जो पाकिस्तानी माइंडसेट है कि उनको रिटेल चाहिए है, रिटेल कभी पूरी दुनिया से ऑब्सोलीट नहीं हो सकता, सही है, वो एक अपग्रेडेड रिटेल मॉडल बन सकता है कि फिजिकल से फिजिटल बन सकता है, तो हम हमारे आउटलेट्स को भी फिजिटल कहते हैं, वी डोंट कॉल इट फिजिकल, कि इसमें हम एलईडी बेस्ड पूरा सेटअप भी लगा हुआ है इंटेल का और सारा, कि आप वहाँ जाके हमारी वेबसाइट से भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमने वो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया कि यूनिकनेस हमारे मॉडल में होनी चाहिए और वही चीज़ आपको आगे लेके ग्रो करेगी। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए टेक पाकिस्तान जैसा इदारा किस तरह से इस वक्त रोल प्ले कर रहा है, और मजीद क्या आप समझते हैं कि पॉजिटिवली क्या रोल प्ले कर सकता है टेक पाकिस्तान? देखिए टेक पाकिस्तान में कमल को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मैं कमल को टेक पाकिस्तान से पहले से जानता हूँ, तो मैंने देखी है वो ग्रोथ ना कमल की, तो मुझे हमेशा ये होता है कि कोई भी अगर किसी इंडस्ट्री के लिए बेलॉस काम कर रहा है, सही है, उसको लगता है कि हाँ यार ये ग्रोथ होनी चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अगर आपकी या इस तरह की आपने एनजीओ टाइप की बनाई हुई है। अब टेक पाकिस्तान जिस तरह काम कर रहा है, मैंने देखा है उनके कुछ इवेंट्स में, नेटवर्किंग में मैं कुछ इवेंट्स में गया भी हूँ, इन लोगों ने जो फोकस किया है एक इंडस्ट्री पे, उस इंडस्ट्री पे जो कि आपके जितने डेफिसिट इस वक्त मुल्क के हैं वो सारे पूरे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है। मैं कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस को जानता हूँ, कैडीटेक बहुत अच्छा काम है, वो जिस तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी उनकी नज़र है, इंटरनेशनल जो बिजनेस वो जो है अपना इंडस्ट्री है वो भी इनकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ, कि पाकिस्तान जरूर ग्रो करेगा। आपको जब पाकिस्तानी बाहर जाके ग्रो कर सकते हैं टेक इंडस्ट्री में, तो पाकिस्तान में नहीं कर सकते, तो वो पाकिस्तान में रह के करना, उनको अपॉर्चुनिटीज देना। तो मैं चाहता हूँ जैसे इन्होंने डिस्टर्ब बनाया, तो मेरा ये कि अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं उनको अच्छी कंपनियां भी तो मिलनी चाहिए, उनको अच्छी कंपनी मिलेगी तो अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी आगे, तो वो एक इकोसिस्टम बिल्ड करना है पाकिस्तान में जो इस वक्त तक लैक कर रहा है, तो उसमें टेक पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार इंशाल्लाह निभा सकता है। अहमद रऊफी साहब, बहुत शुक्रिया टेक पाकिस्तान को टाइम देने के लिए और इन तमाम बातों को आज सामने लाने के लिए जो शायद अब तक किसी और प्लेटफॉर्म पे सामने नहीं आई थी। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और आपकी अप्रोच, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करने में, किसी काम को, किसी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने में। अहमद रऊफी साहब, टेलीमार्ट या जैसे और एग्जांपल्स अगर कुछ काम कर रही हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल उस पॉजिटिव एटीट्यूड का है जिसने अहमद रऊफी साहब को टेलीमार्ट वाला बनाया। अगर आप भी ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड, अपनी पॉजिटिव अप्रोच पे काम करना शुरू करें। इसी के साथ राहिल अख्तर को दीजिए इजाज़त। अगली मरतबा टेक पाकिस्तान, टेक टीवी पर कुछ और ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।